दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे IC38 नए सिलेबस हिंदी क्रैश कोर्स का पार्ट 4। इसमें जो सभी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ना, उनके कॉन्सेप्ट जो समझाए जाते हैं, कृपा करके उन्हें आप ध्यान से समझिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से समझे होंगे तो आप इजीली उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना चाहूंगी। देखिए, लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या फिर बीमा लोकपाल की बात की थी, है ना। तो बीमा लोकपाल क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी शिकायत होती है तो वो जाके बीमा लोकपाल में उसकी कंप्लेंट कर सकता है। पर जो बीमा लोकपाल है ना, उसकी एक लिमिट रहती है। 20 लाख रुपए तक का अगर कोई क्लेम है, किसी का रिजेक्ट हो गया है मान लो, तो वो व्यक्ति जो है वो जाके बीमा लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पर अगर जो अमाउंट बड़े हों, है ना, तो उसके लिए जो लेवल है ना वो अलग रहते हैं। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर जो क्लेम है, मतलब जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का क्लेम है जिसका अमाउंट 50 लाख रुपए तक का है, ठीक है, 20 लाख से 50 लाख तक का है, तो फिर ना वो ombudsman में नहीं जाएगा, मतलब बीमा लोकपाल में उसकी शिकायत नहीं करवाएगा। वो कहाँ करवाएगा? जिला आयोग में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर जिला आयोग में। कितनी लिमिट याद रखनी है अपनी? आपने कितनी? 50 लाख रुपए तक का अगर क्लेम है। ठीक है। और अगर यही क्लेम की राशि 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की है, तो फिर जो शिकायत है ना वो कहाँ पे होगी? राज्य आयोग में होगी या फिर स्टेट कमीशन में होगी। ठीक है जी। और यही राशि जो है वो अगर 2 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, फिर वो होगी नेशनल कमीशन या फिर राष्ट्रीय आयोग में। तो सिंपली याद रखना है, अगर क्लेम का अमाउंट जो है, शिकायत जिसके रिगार्डिंग करनी है वो है 50 लाख रुपए तक, तो शिकायत होगी जिला आयोग में। ठीक है। अगर 50 लाख से 2 करोड़ है तो राज्य आयोग में। और अगर 2 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक का अमाउंट है तो राष्ट्रीय आयोग या फिर नेशनल कमीशन में शिकायत की जाएगी। और एक बात ये तो आप लोगों ने याद रख लिया, अभी ये रिसेंट रिसेंट का जो ये अमाउंट है ना ये है। ठीक है। पर अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको आए ना, जैसे आज तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप 5 साल बाद अगर इसे वीडियो को देखते हैं, तो अगर जहां पर ऐसे फिगर्स वाली वैल्यूज आ जाए ना, मतलब वैल्यू वाली टर्म आ गई है, तो उसे आप कृपा करके गूगल पे एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये जो वैल्यूज वगैरह रहती है ना, ये सरकार के नियमों के हिसाब से चलती हैं, जिनमें जो है जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। पर रिसेंट जो है ये आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसियों में से कौन सी 50 लाख रुपए से 100 लाख, ठीक है, रुपए के बीच में उपभोक्ता विवादों को संभालेगी? तो अब यहाँ पे लिमिट कितनी है? 50 लाख से 100 लाख। 100 लाख का मतलब क्या हो गया? 1 करोड़। ठीक है। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता विवादों को संभालेगी? तो अभी हमने किया है, आपको इसका आंसर आता है, वो है राज्य आयोग, या जिसे स्टेट कमीशन भी कह देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। रोहित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसने अपने जीवन के लिए 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी खरीदी थी, लेकिन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसके नामित व्यक्ति ने दावे के लिए आवेदन किया, मतलब जो नॉमिनी था उसने क्लेम के लिए अप्लाई किया। ठीक है। लेकिन बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। उसे बीमा कंपनी के खिलाफ कहाँ पे शिकायत करनी होगी? तो अब इतनी बड़ी कहानी इसमें दी गई है, आपने सीधा कहाँ पे जाना है? ये देखना है कि बीमा पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना था। 5 करोड़ की है ना, तो जो क्लेम है वो भी 5 करोड़ का होगा। तो अब 5 करोड़ का अगर क्लेम है तो कहाँ पे जाके शिकायत करें? पता है ना कहाँ पे करनी है? राष्ट्रीय आयोग या फिर नेशनल कमीशन में। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हुए होंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकोगे। निम्नलिखित में से कौन सा जबरदस्ती का उदाहरण है? मतलब फोर्सफुली किसी से काम करवाना, जबरदस्ती से करवाना। ठीक है। ऑप्शंस पढ़िए। रमेश बिना बारीक प्रिंट की जानकारी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। रमेश महेश को अनुबंध पर हस्ताक्षर ना करने पर जान से मारने की धमकी देता है।
रमेश महेश को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी पेशेवर स्थिति का उपयोग करता है और रमेश महेश को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए गलत जानकारी प्रदान करता है। ये अब जबरदस्ती वाला काम कौन सा है? ऑप्शन 2 ही है ना, क्योंकि रमेश ने ना महेश को क्या किया, धमकी दे दी कि अगर तूने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ठीक है, तो ये जो है जबरदस्ती का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आ जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमा नहीं कराया जा सकता? मतलब अब यहाँ पर रमेश है ना, और ये देखना है कि किस चीज का रमेश ना बीमा नहीं करवा सकता। अब रमेश अपने घर का तो करवा सकता है, अपने जीवन साथी का भी करवा सकता है, अपने माता पिता का भी करवा सकता है, परंतु अपने मित्र का वो बीमा नहीं करवा सकता। तो अब यहाँ पर ना आपने याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का तो चलो इंश्योरेंस करवा ही सकता है। अगर हम जीवन बीमा की बात करें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें ना, स्वास्थ्य बीमा की, तो वो सिर्फ 4 लोगों का ही, 4 कैटेगरी ऑफ पीपल का ही इंश्योरेंस करवा सकता है। तो इसको याद रख लेना है। किस किस का? अपने जीवन साथी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का और अपने सास ससुर का। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी और का भी इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो अब यहाँ पर चारों में से जो रॉन्ग ऑप्शन थी वो कौन सी थी? रमेश के मित्र, है ना, तो वो मित्र का बीमा नहीं करवा सकता। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर आएगा। गलत बयानों से संबंधित है जो किसी धोखाधड़ी के इरादे से किए गए। तो अब यहाँ पर ना आपने बताना है कि इनमें से गलत बयानों से संबंधित कौन सी चीज आ जाएगी, है ना? योगदान, प्रस्ताव, गलत बयानी, प्रतिनिधित्व। तो अब ये तो ना सीधा ही पता चल रहा है गलत बयानों से संबंधित क्या है, गलत बयानी कहेंगे उसे। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसमें आपराधिक तरीके से दबाव डालना शामिल है। अब बताओ भाई, आपराधिक तरीके से दबाव डालना किसी पर, जबरदस्ती करना, है ना? तो धोखाधड़ी में तो दबाव नहीं डलता, ये तो बंदे को पता ही तब चलता है जब धोखा हो चुका होता है। अनुचित प्रभाव डालना, ठीक है, या फिर जबरदस्ती करना या फिर गलती, है ना? तो अब देखो भाई, आपराधिक तरीके से दबाव डालना तो जबरदस्ती हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस कई ना बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के उनको समझना ही पड़ता है। वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित है? देखो भाई, वैध अनुबंध का मतलब क्या होता है? जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल है, वैलिड है, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम प्रीमियम से संबंधित होगा? तो आपने याद रखना है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम से जो संबंधित है ना, वो है प्रतिफल। क्योंकि देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? पॉलिसी होल्डर जो है वो प्रीमियम जमा करवाता है और उसके प्रतिफल में उसको क्या मिलता है? या तो मैच्योरिटी मिलती है, अगर जीवित रहा, नहीं रहा जीवित तो उसके परिवार को डेथ क्लेम मिल जाएगा, है ना? तो ये क्या हुआ, जो प्रीमियम है वो किससे रिलेट कर रहा है? प्रतिफल से। तो ऑप्शन 2 जो है ये आ जाएगा राइट आंसर। जीवन बीमा अनुबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भाई, अगर हम जीवन बीमा के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उनमें देखें तो इनमें से कौन सी बात सही रहेगी? ये मौखिक अनुबंध है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो मौखिक थोड़े ना होते हैं, रिटर्न होते हैं, लीगल होते हैं। दूसरी बात कह रही है कि ये मौखिक होते हैं, मतलब मुंह जुबानी है, ऐसे बोल के कर लिए, जो कानूनी रूप से करने लायक है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो सही है ना, ये इसको अब याद रख लेना है कि ये जो बीमा अनुबंध होते हैं ना, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, ये अनुबंध अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके अकॉर्डिंग दो पक्षों के बीच में किया जाता है, मतलब ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर आएगा। नीचे दी गई कौन सी कार्यवाही अबरीमा फाइड्स के सिद्धांत को दर्शाती है? भाई देखो, जो इंश्योरेंस है ना, ये ना 7 तरह के प्रिंसिपल्स पर काम करता है, उनमें से एक प्रिंसिपल अबरीमा फाइड्स भी होता है। अबरीमा फाइड्स पता है क्या कहता है? ये कहता है कि ना, जब इंश्योरेंस का पॉलिसी की जाती है ना, तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, प्रस्ताव फॉर्म। तो उस पर ना जो जो पूछा जाए, जरूरी जानकारी जो मांगी जाए ना, उसका खुलासा सही सही कर देना चाहिए। तो ये कहता है अबरीमा फाइड्स का सिद्धांत। तो क्या लिखा हुआ है? बीमा प्रस्ताव फॉर्म पर ज्ञात भौतिक तथ्यों का खुलासा करना। तो यही होता है ये सिद्धांत। ठीक है,
ऑप्शन 3 आएगा राइट आंसर। नीचे दिए गए पक्षों में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा पक्ष है जो कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता? इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है कि इंश्योरेंस उसकी हो जाएगी, पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके साथ नहीं बनेगा, उसके किसी प्रपोजर के साथ बनेगा। तो अब व्यवसायी तो अपनी करवा लेगा, खुद इंश्योरेंस, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा अपने साथ, उसके साथ बन जाएगा। फिर है अवयस्क। अवयस्क का मतलब क्या होता है? माइनर, जो 18 साल से कम है। फिर आगे गृहिणी, और फिर आ गया सरकारी कर्मचारी। तो देखो भाई, जो व्यवसायी है, गृहिणी है या सरकारी कर्मचारी है, इनके साथ तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीमा अनुबंध होगा। पर जो अवयस्क है ना, माइनर, उसकी पॉलिसी तो होगी, पर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उसके प्रपोजर यानी कि उसके माता या फिर पिता के साथ बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एचएलवी की अवधारणा किसने तैयार की? देखिए, एचएलवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हिंदी में आप कह सकते हैं मानव जीवन का मूल्य। ठीक है, तो ये जो मानव जीवन का मूल्य वाला कंसेप्ट है ना, ये तैयार किया था प्रोफेसर हबनर ने। ठीक है, तो ये तो आपने डायरेक्टली याद रख लेना है। पर अब आप ये समझ लो कि ये जो एचएलवी है या फिर मानव जीवन की वैल्यू है या मूल्य है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हर व्यक्ति ना उसके जीवन की मूल्य जो है ना, जीवन की वैल्यू ना अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि वो जो व्यक्ति है ना, वो कितना पैसा कमाता है। अब देखो, कोई व्यक्ति है जो महीने का 30,000 रुपया कमाता है, तो उसकी और उसके परिवार की उसी के हिसाब से जरूरतें होंगी, है ना? तो उसकी जो एचएलवी है वो थोड़ी कम आएगी। अब अगर दूसरा व्यक्ति है जो कि कमा रहा है महीने के कितने, 2 लाख रुपए, तो उसके और उसके परिवार की जरूरतें उसके हिसाब से होंगी जितना वो कमाई कर रहा है ना? तो उसकी एचएलवी अलग आएगी। तो ये कंसेप्ट होता है एचएलवी, जिसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितना बीमा दिया जा सकता है या कितना बीमा की उसको जरूरत है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया था प्रोफेसर हबनर के द्वारा। एक इंसान डैश है। अब देखो, इंसान क्या होता है? वो एक आर्थिक संपत्ति होता है, आर्थिक कमाई वाली संपत्ति होता है, और एक नाशवान संपत्ति होता है। तो भाई, एक इंसान सब कुछ है, आर्थिक संपत्ति भी है, कमाई करने वाली संपत्ति भी है, और नाशवान भी है। नाशवान मतलब जो खत्म हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा सही उत्तर। किसी इंसान का मूल्य इस आधार पर नापा जाता है। मतलब किस आधार पे नापेंगे आप किसी भी व्यक्ति का मूल्य? ठीक है, मतलब वही एचएलवी वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो वह आय जो वह कमाता है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, उसकी शैक्षणिक योग्यता, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई, बात हो रही है किसकी? ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। तो जैसे मैंने कहा कि वो किससे आप नाप सकते हो, कि जितना वो पैसा कमाता है ना, उसके हिसाब से ही उसकी मूल्य जो है आंका जाता है, अगर हम एचएलवी का कंसेप्ट समझे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा राइट आंसर। संपत्ति जो एक इंसान है तब नष्ट हो जाती है जब, अब देखो, इंसान एक संपत्ति है, असेट है। वो कब नष्ट होएगा? वो नष्ट हो जाएगा जब उसकी मृत्यु होगी, तब जब वो काम करने में अक्षम होगा, तब वह काम से सेवानिवृत्त होगा, तब। तो भाई, ये सभी हो जाएगा। मतलब देखो, जब उसकी डेथ हो गई या काम करने लायक नहीं रहा, या फिर रिटायर हो गया काम से, है ना? तो सभी केसेस में वो जब एक एज उसे संपत्ति हम मान रहे हैं, तो वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर आएगा। जीवन बीमा बचत के अन्य साधनों की तुलना बेहतर है। कैसे बेहतर है? ये विपणन क्षमता है इसमें, तरलता है, या फिर हस्तांतरणीयता है ना? मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। तो भाई, इसमें सभी कुछ ही है, ये तीनों ही विशेषताएं इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर बनेगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत लंबा जीना एक वरदान है, जोखिम नहीं। बहुत लंबा जीना एक जोखिम है। और थर्ड ऑप्शन कह रही है कि दोनों ही कथन सत्य हैं, और लास्ट कह रही है कि दोनों ही गलत है। तो भाई देखो, इसमें क्या है कि बहुत लंबा जीवन जो है ना, वो जोखिम है। कैसे जोखिम है? जब तक तो हम कमा रहे हैं, तब तक तो बहुत अच्छी बात है। जब हम कमाने लायक नहीं रहेंगे और हमारे पास अपना कुछ जोड़ा हुआ धन भी नहीं है ना, फिर हम दूसरों पर हो जाएंगे बोझ। तो लंबा जीवन जो है ना, वो एक जोखिम है।
ठीक है, और इस जोखिम से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अपने लिए कुछ ऐसा पैसा जोड़ के, जो कि हम जब हमारा जीवन लंबा होगा सेवानिवृत्ति के बाद, जो हमारा हमें हेल्प करेगा, ठीक है? तो तब हम अपने ये लंबे जीवन के जोखिम को सॉल्व कर सकते हैं। जीवन बीमा बचत के अन्य साधनों से बेहतर है। देखो, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जीवन बीमा है ना, वो बाकी जो बचत के साधन है जैसे बैंकिंग वगैरह, उससे बेहतर कैसे है। सबसे पहले इन्होंने कहा मूल्य वृद्धि, तो ये बात सही है। कर लाभ, टैक्स में तो बेनिफिट मिलता ही है जीवन बीमा करवाएं। आपातकाल में उपयोगिता ही तो इसका मेन मोटिव है। तो ये तो सभी सही लग रहे हैं, और बिल्कुल सही ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त सभी सही जो है, इसका राइट आंसर आएगा। नीचे दिए गए में से कौन से जोखिम के अंतर्गत नहीं आते हैं? अब देखो, अलग अलग ऑप्शंस दी हुई हैं, आपको चेक करना है कि जो जोखिम यानी कि रिस्क की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा ना, वो कौन सा होगा। बहुत कम उम्र में मर जाना, है ना, ये तो जोखिम ही हुआ अगर कम उम्र में कोई मर रहा है। बहुत जल्दी मर जाना, जल्दी अगर किसी की डेथ हो रही है, ये भी जोखिम ही है। प्राकृतिक टूट फूट मतलब एज के साथ जो हम बूढ़े हो जाते हैं, और विकलांगता के साथ जीना, ये भी रिस्क ही है ना। अब जो प्राकृतिक टूट फूट है ना, नेचुरल वियर एंड टीयर, ये जोखिम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन 3 आएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक बीमा निर्धारित करने में मदद कर सकती है? तो अब आपको पता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितना बीमा की आवश्यकता है। तो वो जो है उसे क्या कहते हैं, पारंपरिक विधि को या ट्रेडिशनल वे को? वो है मानव जीवन मूल्य, या फिर ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और इसको किसने स्टार्ट किया था? प्रोफेसर हबनर ने, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आ गया जी राइट आंसर। नीचे दिए गए में से कौन सा इस कथन के लिए सबसे उपयुक्त उपयुक्त स्पष्टीकरण है कि युवा लोगों से वृद्ध लोगों की तुलना में कम जीवन बीमा प्रीमियम लिया जाता है? देखो भाई, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर यंग कोई बंदा है ना, युवा है, ठीक है, उस वो अगर पॉलिसी करवाता है तो कम प्रीमियम लगता है, जबकि अगर कोई ज्यादा उम्र का व्यक्ति करवाता है तो ज्यादा प्रीमियम लगता है ना। इसका सीधा सा कारण है भाई, अगर अगर ना हम किसी वृद्ध व्यक्ति को देखेंगे तो हम बोलेंगे हाँ, इसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं। पर अगर यंग व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम कहेंगे ये तो जवान है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो अभी 50 साल तक और जिएगा। तो यही कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस में भी, कि जो मृत्यु दर है ना, वो आयु से संबंधित होती है। इसलिए यंग बंदा, अगर युवा व्यक्ति जो है पॉलिसी करवाएगा तो कम प्रीमियम देना पड़ेगा, जबकि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति करवाएगा तो उसे प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। ऑप्शन 3 आ जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता? बताओ किसे नहीं कहा जा सकता। देखो, अब कार है ना, कार तो किसी की भी जो जिसने खरीदी है उसी की संपत्ति हुई, ठीक है। पर मानव जीवन भी हर व्यक्ति का अपनी संपत्ति हो जाती है, असेट हो जाता है ना। घर भी हर व्यक्ति का अपना अपना है, उसकी प्रॉपर्टी है वो। पर देखो, जो भगवान के दिए हुए तोहफे हैं, जैसे कि हवा है, सूर्य का प्रकाश है, बारिश है ना, इसको कोई ना खरीद सकता है। ये नॉर्मल हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है अमीर है, सभी को बराबर रूप से भगवान के द्वारा दिया गया एक तोहफा है, उपहार है। तो इसे किसी की संपत्ति नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन 3 जो है आ जाएगा राइट आंसर। एचएलवी निर्धारित करने का सूत्र बताइए। देखो, अभी हमने जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात की थी ना, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो भाई, उसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल, याद रखना है कि जो भी व्यक्ति की शुद्ध आय है ना, नेट सैलरी है, उसको ब्याज दर से जब डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एचएलवी का फॉर्मूला मिल जाता है। ऑप्शन 3 आएगा राइट आंसर। निम्नलिखित परिदृश्य में मृत्यु का निकटतम कारण बताइए। रमन घोड़े से गिर जाता है और उसकी पीठ टूट जाती है, ठीक है। वह पानी के एक कुंड में पड़ा रहता है और निमोनिया से पीड़ित हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो भाई, रमन के साथ क्या हो गया, है ना। तो अब इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, कहानी दे देंगे छोटी सी और उससे फिर क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ हुआ क्या?
रमन बेचारा घोड़े से गिर गया और पीठ टूट गई, और साथ ही एक तालाब था जिसमें वो गिर गया। पानी था उसमें, है ना। अब पानी में गिरा रहा बेचारा, तो उसको निमोनिया हो गया, और उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब आपने यहाँ पे बताना है कि सबसे जो नियरेस्ट कॉज ऑफ डेथ है, सबसे मेन कारण क्या हुआ उसके मरने का, वो क्या है? निमोनिया है, पीठ का टूटना है, घोड़े से गिरना है, या फिर सर्जरी है ना। तो ज्यादातर हमें पढ़ के लगता है कि निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो निमोनिया ही होगा। पर देखो भाई, निमोनिया नहीं है, ये घोड़े से गिरना है। क्योंकि अगर वो घोड़े से ना गिरता, ठीक है, तो उसकी पीठ ना टूटती, और पीठ ना टूटती तो वो जो जिस कुंड में बेचारा गिरा हुआ था, तालाब में गिरा हुआ था, वहां से निकल जाता, उठ जाता, है ना। और क्योंकि उसी में पड़ा रहा वो, उसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर जो एक्चुअल रीजन बन रहा है, मेन परिदृश्य जो बन रहा है उसकी मृत्यु का निकटतम, वो क्या है? घोड़े से गिरना। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों है? देखो भाई, अगर निमोनिया से मरना उसका हो गया ना, तो उसकी जो डेथ है ना, वो नेचुरल डेथ में चली जाएगी। घोड़े से गिरना जो है वो एक्सीडेंटल डेथ होती है। और नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ दोनों क्लेम्स जो अलग अलग है ना, इनमें क्लेम का अमाउंट डिफर करता है। तो इसलिए जो है, जो चेक करने आते हैं ना, असेस करते हैं पूरा, तो वो ये देखते हैं कि जो डेथ है उसका एक्चुअल कॉज क्या है। तो अब यहाँ पर जो परिदृश्य है उसके हिसाब से तो घोड़े से गिरना इसका एक्चुअल कॉज है। ऑप्शन 3 आएगा राइट आंसर। वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? बताओ भाई, वित्तीय योजना मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप कब करोगे? जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तब सोचेंगे, जैसे ही आपकी पहली पहली सैलरी मिलेगी तब, शादी के बाद, या फिर अमीर बनने के बाद? तो भाई अमीर तो कब, पता नहीं कब बनेंगे हम, है ना। तो वित्तीय योजना हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए? जैसे ही हमने अपनी कमाई शुरू कर दी ना, हमारी पहली सैलरी हमें मिल गई, तब से ही हमें अपनी वित्तीय योजना यानी कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में सबसे अच्छा माना जाएगा? आपको बताना है कि इनमें से ना दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म जो टारगेट रहेगा हमारा, वो क्या होगा? सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है? एलसीडी टीवी खरीद लेना, घर खरीद लेना, विदेश में छुट्टियां मनाना, या फिर सेवानिवृत्ति के बाद का प्रावधान? तो भाई बाकी सब तो अच्छी चीजें ही हैं, पर सबसे जो सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे, पैसा कैसे आएगा, उसके लिए पहले प्लानिंग कीजिए। बाकी सारी चीजें भी अपने आराम से आप बाद में करते रहें, ठीक है। तो पहले अपना ये सोचें कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं, मेरा कैसे गुजारा चलेगा, वो जो है मेन आ जाता है सबसे पहले वाला, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर आपके लिए ना एक बोनस क्वेश्चन भी है, जिसको पढ़ना है, और इसका आंसर मुझे ना फटाफट से कमेंट करके बताना है, और इसका आंसर आप सभी को आता है। राज्य आयोग माल या सेवाओं और मुआवजे, यदि कोई हो, के दावों की शिकायतों पर विचार करता है डैश से डैश तक। मतलब जो राज्य आयोग में आपने कंप्लेंट करनी है ना, क्लेम वगैरह से रिलेटेड, तो वो कितने, उसकी लिमिट क्या होती है, अमाउंट की लिमिट क्या है, ठीक है। तो जो भी आंसर है ना, वो जल्दी से आपने मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।